मेरा नाम नगेंद्र है। मैं एक मामूली से गांव में रहने वाला लड़का हूँ। मेरे माता-पिता ने बचपन में ही मुझे बहुत प्यार किया क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा था। मेरी 2 बहनें थीं जिनकी शादी हो चुकी है और वह दोनों ही अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं मुंबई जैसे शहर में जॉब करता था। मेरे माता-पिता ने बहुत मुझे पढ़ाया-लिखाया। मेरे पिता का कहना था कि मैं अपने बेटे को गांव के लोगों जैसा अनपढ़ नहीं बनाना चाहता। मेरे पिता गांव में ही खेती-बाड़ी किया करते थे और अपनी मेहनत की कमाई से मुझे पाल-पोस कर जवान कर दिया था। मेरी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद मेरे मुंबई ही शिफ्ट हो गए थे और वहाँ पर मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। मुंबई में मेरी बहुत अच्छी कमाई थी और मैं अपने माता-पिता को अपनी कमाई से दुनिया की हर खुशी दे दी थी। मैं अपने माता-पिता की बहुत इज़्ज़त करता था। मैं उनको कभी साथ मुंबई नहीं बुला सकता था क्योंकि उनको मुंबई बुलाने की मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। इसलिए मैं गाँव में ही उनके लिए हर महीने ढेर सारे पैसे भेज दिया करता था, जिसमें वह अपना खर्च चला रहे थे। उनका गाँव में किसी तरह की भी कोई परेशानी नहीं थी। गाँव में सब लोग मेरी बहुत तारीफ़ किया करते थे क्योंकि एक मैं ही था जिसने शहर जाने के बाद अपने माता-पिता को माला-माल कर दिया था। मैं हर महीने में 3-4 दिन के लिए गाँव आया-जाया करता था। गाँव के लोग मेरी बहुत इज़्ज़त किया करते थे और मुझे बहुत सम्मान दिया करते थे। मैं थोड़े बहुत पैसे गाँव के गरीबों में भी बाँट दिया करता था। एक दिन मैं छुट्टी लेकर गाँव अपने घर आया था। जब मैं वहाँ गया तो मेरे माता-पिता ने मेरे सामने एक ऐसी बात कही, जिनको सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरे मन में आप मेरी माँ कह रही थी मुझे शादी करना चाहती थी। मुझे इस बात पर कोई इजाज़त नहीं दी क्योंकि एक ना एक दिन मेरी शादी होनी थी। लेकिन जब उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी बात बताई तो उनको सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। यह बात शायद वह इंसान के लिए इतनी बड़ी नहीं होगी लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरी माँ के पास आकर बैठ गई और मुझसे कहने लगी, बेटे, हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। मैं माँ की बात सुनकर खुश हो गया था। मैंने कहा, हाँ माँ, मेरे लिए पहले लड़की तो देखना शुरू कर दो, उसके बाद शादी भी हो जाएगी। मैं सोचता था कि जब मेरे घर में मेरी शादी के बारे में बात होगी तो मैं अपने माता-पिता को शहर बुला लूँगा और कहूँगा कि मुंबई में से मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर मेरी शादी कर दो। लेकिन माँ ने तो मुझे ऐसी बात बताई जिनको सुनकर मैं हैरान रह गया था। मेरे माता-पिता ने तो मेरी शादी गाँव की ही एक गँवार लड़की के साथ तय कर दी थी। माँ ने बताया कि हमने तुम्हारे लिए लड़की पहले से ही देखी हुई है। तुम्हें याद है, तुम्हारे पिता ने एक दोस्त थे, उनकी बेटी का नाम टीना है। टीना के बारे में सुनकर मेरे होश उड़ गए क्योंकि मैं टीना से शादी नहीं कर सकता था। मैंने टीना को देखा हुआ था। वह बहुत ज़्यादा काली और बदसूरत दिखती थी। माँ ने बताया कि जब तुम्हारे पिता जी के दोस्त आखिरी सांस ले रहे थे तब उन्हें अपनी बेटी पर बहुत तरस आ रहा था क्योंकि वह उसे बेचारी का इस दुनिया में और कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। तब तुम्हारे पिताजी ने अपने दोस्त से वादा किया और कहा कि मैं तुम्हारी बेटी को अपने बेटे की पत्नी बनाकर अपने घर में रखूँगा। तुम इस बात पर बिल्कुल फ़िक्र मत करना। यह सुनकर पिताजी दोस्त की आखिरी सांसें भी निकल गई थीं। इसलिए अब हम चाहते हैं कि टीना से जल्द हमारे घर की आ जाए, जिससे तुम्हारे पिताजी का किया हुआ वादा, अपने दोस्त से जो वादा किया था वह भी पूरा हो जाएगा। मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ था कि वह आखिर यह मेरे पिताजी ने क्या कर दिया। मैं तो शहर की लड़की से शादी करना चाहता था क्योंकि मुझे मुंबई में रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया था और मुझे वहाँ की गोरी-गोरी और स्मार्ट लड़कियाँ बहुत पसंद आई थीं। गाँव में तो ज़्यादातर गँवार और काली सी लड़कियाँ होती हैं जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। मैं पढ़ा लिखा, स्मार्ट और हैंडसम लड़का था, तो
अपने जैसे ही बदसूरत और स्मार्ट लड़की डिजर्व करता था। लेकिन मेरे माता पिता ने मेरी शादी चाहतों पर पानी फेर दिया था। मैं अपने माता पिता का बहुत कहना मानता था और उनका बहुत आज्ञाकारी बेटा था। इसलिए मैंने इस शादी के लिए जैसे तैसे हाँ कर दी। लेकिन मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। जल्द ही 1 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी कर दी गई, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द मुंबई जाना था। मेरी शादी को हुए अभी 20 दिन ही हो गए थे। 20 दिन ही मुझे 1 साल जैसे लग रहे थे। मुझे अपने इस शादी से बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। मुझे एक एक लम्हा घुटन दे रहा था और इस तकलीफ से निकलने के लिए जल्द से जल्द मुझे शहर वापस जाना था। शादी को जैसे ही 20 दिन पूरे हो गए, 21वें दिन मैंने अपनी जाने की तैयारी शुरू कर ली थी और मैं सवेरे ही शहर जाने के लिए उठ गया था, क्योंकि अब मेरे पिताजी का अपने स्वर्गीय दोस्त की बेटी से मेरे शादी करने का वादा अब पूरा हो चुका था। तो टीना मुझसे उम्र में 6 साल की बड़ी थी। उसको देखकर मुझे गुस्सा आता रहता था, क्योंकि मैं उसे जैसी बदसूरत लड़की को डिजर्व नहीं करता था। मैंने कि अपने दोस्त को भी शादी में किसी को भी नहीं बुलाया था, क्योंकि मेरे मुंबई के दोस्त मेरे मजाक उड़ाते। बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, इसलिए मेरी बदसूरत पत्नी को देखकर मेरे दोस्त मेरी खूब इंसल्ट करते। मैं जब गुस्से में अपने घर से निकलने लगा तो टीना मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी कि इतनी जल्दी वापस मत जाओ, अभी हमारी शादी को हुए ही कितने दिन हैं। मैं आपके साथ कुछ और टाइम बिताना चाहती हूँ। मेरी पत्नी मुझे एक आंख नहीं भाती थी। मुझे इसका बोलना भी बहुत बुरा लगता था। मेरा मन चाहता था कि मैं उसको इस घर से निकाल दूँ, लेकिन मैं उसको अपने घर से निकाल भी नहीं सकता था कि वह मेरी आँखों से नहीं चली जाएगी, जिसने कि मुझे उसका चेहरा नहीं देखना पड़े। यह तो मुमकिन नहीं था, क्योंकि वह मेरे घर में मेरी पत्नी बनकर आ चुकी थी। वह तो यह घर छोड़कर नहीं जा सकती थी, लेकिन कम से कम मैं तो इस घर को और उसे छोड़कर शहर जा सकता था, क्योंकि मैं तो शहर में ही काम करता था। मैंने अपने माता पिता के कहने पर यह जहर कड़वा घूंट पी लिया था, मगर मैंने अपनी नई नवेली पत्नी टीना को कोई समझौता नहीं किया था। ना ही मेरी उससे ज़्यादा बात होती थी। वह तो मुझसे बात करने की बहुत कोशिश किया करती थी, लेकिन मैंने कभी उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। इन 20 दिनों में मेरी उससे नफ़रत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी और उससे साफ-साफ कह दिया था कि वह जल्दी वापस शहर जाने का मेरा भी कोई इरादा नहीं था। मैं तुम्हारी शक्ल और ज़्यादा नहीं देख सकता हूँ। तुम्हारी यह काली शक्ल से मुझे डराती है। मैंने उसे मनहूस कह दिया था। मेरी यह बात सुनकर एकदम से वह मुरझा गई थी कि आंखों में आंसू भर गए थे। मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं उससे कहने लगा। 20 दिन में तुमने मेरे साथ रहने की आदत हो गई है। तो वह रोते हुए कहने लगी, आप मेरे पति हैं और मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। मैं उसकी इस पागलपन वाली बात पर खूब हंसने लगा और कहने लगा, भला 20 दिन में किसी को प्यार कैसे हो सकता है? तुम इस बारे में कभी मत सोचना कि तुम कभी मेरा प्यार को पा सकोगी। मुझे तो तुम्हारी शक्ल से भी नफ़रत है। मुझे उनकी इन बातों से बड़ी हंसी आ रही थी। काली कलूटी लड़की मुझे जैसे स्मार्ट और हैंडसम लड़के के साथ रहने के सपने देख रही है और मेरा प्यार पाने की हसरत कर रही है। खैर, इसमें टीना की भी गलती नहीं थी। वह सब सपना शायद मेरी वजह से ही वह देख रही थी, क्योंकि मैं शादी की पहली रात भावनाओं में बह गया था और सुहाग रात टीना के साथ मना चुका था, क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं कर पाया था और यही गलती हुई थी। लेकिन अब मैं और टीना को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। माँ और पिताजी को जब पता चला कि मैं शहर वापस जा रहा हूँ, तो वह दोनों मेरे पास आ गए और मुझे समझा रहे थे कि अभी तुम्हारी शादी को हुए ही कितने दिन हैं और तुम बहू को छोड़कर जा रहे हो। तो अपने पिता की बात सुनकर कहा था कि क्योंकि मैं उनका बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था। मेरे पिताजी बहुत तारीफ़ किया करते थे, उनकी सारी बातें मानता हूँ और मैं भी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे पिताजी का दिल दुखे।
मैं अपने पिताजी से काम का बहाना बना लिया और कहा कि आप मुझे शहर ले जाने की परमिशन दे दीजिए। अगर मैं शहर जल्दी नहीं गया तो वहाँ पर मेरे काम में रुकावट आ सकती है। मैं ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रुक सकता। मेरे पिताजी ने मुझे जाने की परमिशन दे दी, लेकिन साथ ही मुझे यह भी कह दिया था कि कुछ दिनों बाद तुम बहू को भी अपने साथ मुंबई लेकर जाना। यह भी शहर का माहौल देख लेगी तो खुश हो जाएगी। मेरे पिताजी को अपने मेहनती बेटे पर बहुत गर्व होने लगा था, लेकिन मैं भी किसी हाल में टीना को अपने साथ मुंबई नहीं लेकर जाना चाहता था। फिलहाल मुझे तो घर से निकलकर अपनी जान छुड़ाने थी। मैं जब घर से निकला तो टीना छत पर कपड़े डालने में लगी हुई थी। मैं उसे बिना बताए ही घर से निकल आया था। घर से निकलते ही मैं गहरी सांस भरी। हकीकत तो यह था कि गांव में के माहौल में मेरा दम घुटता था। मुझे तो शहर की चमक धमक अच्छी लगती थी। मैं चाहता तो मैं अपने गांव में कोई भी खुद का बिजनेस कर सकता था, क्योंकि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन मुझे गांव में रहकर गांव में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मैं जैसे तैसे करके शहर में काम कर लिया था और वहीं पर शिफ्ट हो गया था। गांव तो बस नाम के लिए काफ़ी कभी आता जाता रहता था, क्योंकि वहां जाकर मुझे अपने माता पिता को भी देखभाल करना पड़ता था। मेरी कोई और बहन नहीं थी, न भाई था, इसलिए मुझे उनकी बड़ी फ़िक्र लगी रहती थी और मैं उनको अपने साथ मुंबई भी नहीं ले जा सकता था। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरी महंगी कार के साथ बॉडीगार्ड आ पहुँचे थे, क्योंकि मेरा काम ही कुछ ऐसा ही था कि मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती रहती थी। अगर मेरे पिताजी को यह पता चल जाता कि उनका लाडला और इकलौता बेटा क्या काम करता है, बेचारे यह सुनते ही भगवान के प्यारे हो जाते। मेरे पिताजी एक सीधे साधे और ईमानदार इंसान थे, जिन्होंने कभी भी चालाकी नहीं की थी, बल्कि वह तो चालाकी जानने की ही नहीं थी। वह इस तरह से मेरी भी एक माँ थी, जो बहुत सीधी और संस्कारी औरत है। और जहाँ तक मेरी पत्नी की बात है, तो वह मुझे कोई परवाह नहीं थी। पुराने ख्याल वाली चमक धमक से दूर पत्नी मुझे चाहिए भी नहीं थी। यहाँ शहर में एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियों से मेरी फ्रेंडशिप थी। तभी तो टीना गांव की काली कलूटी और अनपढ़ लड़की मुझे एक आंख भी नहीं भा रही थी। शहर में मेरा एक नाम था और एक अलग ही पहचान बन गई थी। बड़े बड़े ठेके वाले भी मेरे आगे पीछे पानी भरते थे और मेरे इलाके की तरफ कोई स्मगलर तो क्या, पुलिस भी आंख उठाकर नहीं देखी थी। हाँ, मैं एक जाना माना और बहुत बड़ा गुंडा था। यहाँ आने के बाद टीना को बुलाकर अपने कामों में बिजी हो चुका था। मैं अपने नए नए तरीकों में काम करता रहता था। मुंबई में मेरा एक बहुत बड़ा फ्लैट था, जिसमें मैं रहता था। एक दिन मैं भेष बदलकर कॉलेज के बाहर खड़ा होकर अपना शिकार ढूंढ रहा था, क्योंकि मेरा काम था कॉलेज की कम उम्र के लड़के और लड़कियों को मैं अपने काम में पैसा फंसा लिया करता था। इस उम्र में हर किसी को एक ही चाहत होती थी कि वह पैसा कमाए और अपने माता पिता का सहारा बने। मैं लड़के और लड़कियों को ड्रग्स की आदत लगाता था, ताकि वह मुझे ड्रग्स खरीद कर अपने लोगों को ड्रग्स बेचकर ड्रग्स खरीदने और बेचने में उनको पैसे दिया करता था। मैंने बहुत सारे लड़के लड़कियों को अपना शिकार बनाया हुआ था। कोई भी मुझे पहचान नहीं पाता था, क्योंकि मैं हर बार अपना हुलिया चेंज कर लिया करता था। हमेशा की तरह उसी दिन भी मैंने नए कॉलेज के आगे खड़ा हुआ था, जहाँ से कॉलेज से लड़का लड़कियाँ छुट्टी हो रही थी। मैंने देखा कि एक लड़की रिक्शे में बैठने के लिए रिक्शा वाले से बहस कर रही थी। मैं जब उसके करीब गया तो उसको देखते ही रह गया। वह गरीब घर की लग रही थी। उसका बैग भी काफ़ी पुराना था, उसके जूते भी बड़े पुराने थे, उसकी ड्रेस भी ऐसे लग रही थी उस लड़की का हुलिया उसकी गरीबों की दास्तान चीख चीख कर सुना रहा था। काफ़ी पुरानी हो गई हो। वो रिक्शा वाले से कहे जाने की
जिद कर रही थी और रिक्शा उससे पैसे कम करवा रही थी। मैंने रिक्शा वाले को उसके पैसे खुद दे दिए और कहा कि आप जा सकती हो। आपके पैसे मैं रिक्शे वाले को दे चुका हूँ। मेरा नया शिकार मिल चुका था। मुझे मालूम था कि ऐसी लड़कियों को फंसाना बहुत आसान होता है। ऐसी लड़कियाँ जो गरीब घरानों से जान छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। जब मैं उसकी मदद की तो वह मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह से जानती हूँ। लड़कियों से बात करने के लिए उनकी मदद करते हो ताकि वह तुम्हारी मदद करने से इम्प्रेस हो जाए और तुम्हें उसकी बात करने का बहाना मिल जाए। बस लड़कियों की हेल्प कर दी और उससे बातचीत करना शुरू कर दो। यह तरीका पुराना हो चुका है। हमारी यह सारी बातें रिक्शा वाला भी खड़ा हुआ सुन रहा था। वह कहने लगी, मैं तुम जैसे लड़कों के सारे हाथ कंधे अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे उसकी यह बात सुनकर अच्छी लगी थी। मुझे मालूम हो गया था कि यह लड़की मेरे लिए बहुत ही काम की साबित हो सकती है। मेरे सामने एकदम मेरी डरपोक सी पत्नी का चेहरा घूमने लगा था। रिक्शा वाले को पैसा देने के बाद भी उसने मेरी मदद का सहारा नहीं लिया और वह दूसरे रिक्शे में जाकर बैठ गई थी, जबकि मैं पहले ही रिक्शा वाले को पैसा दे चुका था। अगर वह चाहती तो मदद का सहारा ले सकती थी, लेकिन उसने मेरी कोई मदद नहीं ली। मुझे उसकी यह बात बड़ी पसंद आई थी। जब मैं उसे दिन के बाद हर रोज़ कॉलेज के बाहर खड़ा हो जाता था, जिस कॉलेज में वह पढ़ती थी, वह रोज़ उसे मैं रक्षा करने अपने घर को जाती थी और फिर उसके पीछे पीछे उसका पीछा किया करता था। उस लड़की से बात करने का कोई ना कोई बहाना तलाश करता रहता था। मैंने अपने खास लोगों को उसकी जासूसी पर लगा रखा था। अगले ही दिन मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। वह लड़की बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। उसका घर बहुत छोटा था। उसके माता पिता उस दुनिया में नहीं थे। वह अपने दादा के साथ रहती थी, उस घर पर रहती थी, जबकि उसके दादा भी कम उम्र में बहुत हो चुकी थी और वह बीमार रहने लगे थे। उसे लड़की का नाम दीपिका था और वह बीएससी की स्टूडेंट थी। फिर मैं कुछ दिन अपने काम में ज़्यादा ही बिजी हो गया था। मैं दीपिका के कॉलेज काफ़ी दिनों से नहीं जा पा रहा था। मुझे कुछ खाली खाली सा महसूस होने लगा था और मैं अपनी इस हालत से बेखबर था। एक दिन मैं उसके कॉलेज गया तो उसकी सहेली से कह दिया कि दीपिका की पल की रिपोर्ट मुझे चाहिए। पहले तो दीपिका की सहेली नहीं मान रही थी, लेकिन उसको आकर तो मेरे साथ खड़े बड़ी बॉडीगार्ड को देखकर ही ख़त्म हो गई थी। फिर उसे लड़की ने मुझे मेरा नंबर लिया। नंबर देने के बाद मैं वहाँ से वापस आ गया था, लेकिन ना जाने क्यों मेरे दिल में बार बार दीपिका को देखने का ख्याल जाग रहा था। अगले ही दिन मेरी बहुत ही बिजी निकलते थे और इस बीच में दीपिका को नहीं देख पाया था, मगर उसका ख्याल बार बार मुझे तंग करता था। और फिर एक दिन अचानक दीपिका की फ्रेंड की कॉल आई। उसने बताया कि 2 दिन बाद दीपिका की शादी हो रही है। यह बात सुनते ही मेरा दिल टूट गया था और फिर बेस्ट फ्रेंड की शादी में इनवाइट करने गई थी। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड ने फ़ौरन ही मुझे कॉल करके बता दिया था। मुझे उसकी शादी का अफसोस भी था और मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं अब। अचानक मुझे महसूस हुआ कि दीपिका से प्यार करने लगा हूँ। मेरे दिल में उसके लिए अजीब सी फीलिंग जाग उठी है। मुझे अपने हालात पर बहुत हंसी आ रही थी और फिर मैं बैठकर सोचा कि क्या करना चाहिए। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया और दीपिका की बारात आगे से ठीक पहले मैंने एक भरोसे से आदमी को उसके घर भेज दिया। दीपिका को उसके घर से उठा लिया था और दीपिका को अपने फ्लैट के कमरे में बंद कर दिया था और अपने आदमी से कह दिया था कि इस लड़की को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसकी इज्जत की सुरक्षा करनी मेरी जिम्मेदारी थी और मैं दीपिका पर आँच भी नहीं आने दे सकता था। मेरा दिल दीपिका को देखने के लिए तड़प रहा था। 3 दिन और 3 रात मैंने अपने घर पर दीपिका को सुरक्षित रखकर उसके घर पर पहुंचा दिया था।
उसको यह खबर नहीं होने दी कि उसका किडनैप किसने करवाया। जो जिस तरह से मेरे घर आई थी उसी तरह से वापस उसको घर भिजवा दिया गया था। वह इस सब से अनजान थी कि उसके साथ यह सब किसने किया था। दीपिका के मंगेतर ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था। अब मुझे आगे यह करना था कि दीपिका के दिल में अपने लिए जगह बनानी थी। मैं हर काम बड़ी प्लानिंग के साथ कर रहा था। यह तो वैसे भी मेरी पुरानी आदत थी और तभी तो आज तक मुझे पुलिस ने भी कभी अरेस्ट नहीं किया था। पुलिस को मुझ पर शक तो रहता था मगर वह मेरे खिलाफ कभी सबूत ढूंढने पर कामयाब नहीं हो रहे थे। एक दिन मैं दीपिका के घर के पास जाकर खड़ा हो गया था। मैं बड़ी चालाकी से दीपिका के दादा से बातचीत करनी शुरू कर दी। मैंने अक्सर देखा कि वह शाम के टाइम घर पर से बाहर हवा खाने के लिए निकलते थे और वह हाथ में छड़ी लेकर जाया करते थे। वह बहुत सीधे साधे आदमी थे। उनकी आंखों में से ज़्यादा ठीक नहीं दिखाई देता था। मैंने उनसे बातचीत शुरू की और उनसे बाद में उनको बाहर सड़क तक ले जाकर टहलने के लिए चला जाता था। उनसे बातचीत करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। जब मेरी दीपिका की दादा के साथ अच्छी जान पहचान हो गई और दादा रोज़ जब भी घर से बाहर निकलते मैं तो उनकी मदद किया करता था। उनको बाहर टहलाने में वह मुझे बेटा बेटा कहकर पुकारने लगे थे और मेरी तरफ से बड़ा खुश होने लगे थे। आजकल कोई भी जवान किसी बूढ़े इंसान की मदद नहीं करता। तुम रोज़ मेरा हाथ पकड़कर मेरी टहलने में मदद करते हो। इसका मतलब वह मुझे अच्छे खासे प्रिंस हो गए थे। एक दिन मैं दीपिका के दादा को टहलाने के लिए पार्क तक ले गया था। वहाँ जाकर उन्हें बहुत अच्छा लगा था और वहाँ हम दोनों के बीच बहुत सारी बातें भी हुई थी। उन्होंने बातों बातों में बताया था कि उनकी पोती दीपिका, जिनको वह काफ़ी सालों से पाल रहे थे, उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मर गए थे। उन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ अपनी पोती की शादी तय की थी, लेकिन ना जाने किस तरह से दीपिका गायब हो गई और जब 3 दिन के बाद दीपिका वापस आई तो उसे कुछ याद ही नहीं था। उन्होंने बताया कि मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मैं किस तरह से अपनी पोती और अपना खर्चा उठा सकता हूँ। मैं तो कमाई भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरी पोती उसका मंगेतर सारे घर के खर्चे उठाया करता था। घर का चूल्हा उसी लड़के की वजह से ही चलता था। अब तो हमारे भूखे रहने की नौबत आ गई है। मुझे दीपिका के दादा की बात सुनकर अच्छी तरह से समझ आ गई थी। अब मैं उनको और भी कुछ ज़्यादा इम्प्रेस करने लगा था। मैंने दीपिका के घर पर राशन डलवा दिया। दीपिका के दादा बहुत मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने उसके घर पर हर ज़रूरत की चीज़ मौजूद कर दी। मैंने उसे कहा कि मैं भी उसके पोते जैसा ही हूँ। मैं उसकी मदद करना चाहता था। मैं भी की थी। मुझे दीपिका के घर जाकर करीब जाने की कोशिश करने लगी थी। मैं दीपिका के घर पर खूब पैसा लुटा रहा था। दीपिका मुझे अपने घर में देखकर पहचान गई थी कि वह वही लड़का है जिसने एक दिन मुझे बीच रास्ते में रिक्शा वाले को पैसे दिए से पीछे हटने वाले में से नहीं था। मैंने दीपिका के घर की पूरी जिम्मेदारी अपनों कंधे पर ले ली थी। तभी उसने बूढ़े दादा को एक डॉक्टर के पास ले जाना था, तो तभी उसके घर ज़रूर सामान देने चला जाता था। मेरी इसी मेहरबानियों की वजह से दीपिका मुझसे इम्प्रेस हो गई थी। वह उससे पहले मुझे जो भी गलत समझा करती थी, वह अब बात पर मुझसे माफ़ी हंसकर और माफ़ी भी मांग ली थी। मैंने कहा कि इंसान को कभी गलतफहमी हो जाती है। कोई बात नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी दिन के बाद जब भी उसके घर जाता तो वह मेरे लिए खुद अपने हाथों से नाश्ता बनाकर ले आती थी। इस तरह धीरे धीरे हम दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो गई थी। कभी कभी हम दोनों बाहर घूमने भी चले जाया करते थे। कभी कभी रेस्टोरेंट में भी उसे खाना भी खिला दिया करता था और साथ में मूवी भी देखे थे और खूब सारी शॉपिंग भी कराता था और महंगी महंगी ड्रेस और उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल भी दिलाता था। मैंने दीपिका को इम्प्रेस करने के लिए और उसके दिल में जगह बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर डाली थी, लेकिन मेरी मेहनत रंग ला
गई थी। दीपिका भी धीरे धीरे मुझसे प्यार करने लगी थी, लेकिन आज तक दीपिका को मेरी सच्चाई के बारे में पता नहीं चला था। दीपिका को खुश रखना के लिए मेरा दिल को बहुत सुकून मिलती थी। दीपिका को खूबसूरती काम का दीवाना हो चुका था। मैंने उसको जितना भी महंगे कपड़े और ज्वेलरी खरीद कर दिए थे, उनको पहनने के बाद उसकी खूबसूरती और भी निखर आई थी। जब दिखती थी तो मेरे सामने मैं पागल होने लगता था। छुपे शब्दों में मैं भी उसके अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका था, और वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था जब मैं दीपिका के दादा को उसका रिश्ता मांगा था। और दीपिका के दादा जो भी इस रिश्ते में कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि वह तो खुशी से पागल हो गए थे। दीपिका ने भी हाँ कर दी थी, मगर न जाने कहाँ से देखती थी वह मेरी पहली शादी के बारे में पता चल गया था, जबकि मैंने आज तक मुंबई के आने के बाद किसी को भी यह बात नहीं बताई थी कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी शादी टीना के साथ गांव में हो चुकी है। दीपिका को जब यह बात के बारे में पता चला तो वह रोती रही थी, और उसके आंसू देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था। मैंने उसे हर तरह से भरोसा दिलाया कि मेरी पत्नी टीना हमारे रास्ते का कांटा कभी नहीं बनेगी। मैं तो अपनी पत्नी को देखना भी पसंद नहीं करता था, और वह सीधे सादी लड़की है। वह गांव में ही रहती है और रहेगी भी, और हम शहर में रहेंगे। मगर दीपिका किसी भी तरह नहीं मानती थी, और फिर दीपिका ने मेरे आगे शर्त रखी कि मैं जब टीना को तलाक दे दूंगा वह मुझसे शादी तभी करेगी। मैंने उसे बताया कि वह टीना को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर मैंने छोड़ दिया सबको तो मेरे माता पिता मर जाएंगे। तो फिर मुझे दीपिका ने कहा कि तुम ऐसा करो जिसे खुद तुम्हारी पत्नी तंग आकर तुम्हारा घर छोड़कर चली जाए। मुझे काफ़ी उसकी यह बात पसंद आई। मत बुरा, मुझे शहर से सब कुछ छोड़ छाड़ कर दोबारा गांव जाना आया था। माँ, पिताजी और टीना मुझे देखकर आने से बहुत खुश हो गए थे, लेकिन मेरा बिहेवियर टीना के साथ बहुत ही गुस्से वाला रहता था। बात बात पर काफ़ी इंटर्स हो जाता था, उसे ताने देता था, मगर वह मेरी किसी भी बात कर पलटकर जवाब नहीं देती थी, बस खामोशी से आंसू बहाती रहती थी। उसकी खूब बदसूरत सी शक्ल मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाती थी। मैं अपने दिल को यही सोचता था कि काफ़ी दीपिका जैसे गोरी और खूबसूरत लड़की, और कहाँ यह बदसूरत टीना। मैं टीना को उसके काले रंग की वजह से काफ़ी सारी बातें सुना दिया करता था। उससे कहता था कि तुम्हारी काली शक्ल ने मेरी किस्मत को भी काला कर दिया है। मैं उसको पकड़कर शीशे के सामने खड़ा कर देता और उसे पूछता था, बताओ तुम्हारा और मेरा कहाँ पर मेल मिलता है? तुम काली अंधेरी रात और मैं उजाला सवेरा। टीना बहुत ज़्यादा रोती थी और मुझे बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखती थी। कभी कभी उसके आंसू मेरे दिल पर अक्सर असर कर जाते थे, मगर मैं अपने दिल को क्या करता। मैं दीपिका से प्यार में पड़ चुका था। मैं टीना के साथ बहुत ही बात बिहेवियर करता शुरू कर दिया था, और अब तो नौबत मारपीट भी तक आ गई थी। मैं टीना को पर हाथ भी उठाना शुरू कर दिया था। मेरी इतनी बेइज्जती के बाद भी वह मुझे एक शब्द भी नहीं कहती थी। मुझे उसके इस ढंग पान से बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। वह बहुत ही सख्त पड़ गई थी। जितना मुझसे दूर भागता हुआ उतना वह मेरे करीब आने लगी थी, कोशिश करने लगी थी। मेरी ज़िंदगी में आगे दिखती नहीं होती थी। शायद अब तक मैं टीना को अच्छाइयों का दीवाना बन चुका था। अगर अब मैं उसे जान छुड़वाना चाहता तो उसकी यह हरकतें मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाने लगी थी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा दीपिका के पास जाना चाहता था। उसका खूबसूरत प्यारा सा चेहरा मेरी आंखों में घूमता रहता था। गांव के आए हुए मुझे 1 महीने हो चुका था, और इससे मेरी बिजनेस पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा था। मैंने दीपिका के साथ मोबाइल पर बराबर चैटिंग में रहता था, और मैं उसे समझाता था कि मैं थोड़ा सब्र कर लो, और सारे हालात उसको बताता रहता था। यह भी बताया करता था कि टीना किसी भी तरह मुझसे रिश्ता ख़त्म करना नहीं चाहती है। वह मेरे मारपीट, डांट, बुरी बुरी बातें सबको बर्दाश्त कर रही है। और फिर दीपिका ने मुझे एक ऐसा आइडिया दिया
जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। दीपिका ने मुझे कहा कि तुम अपनी पत्नी को जहर दे दो। एक पल के लिए मेरा दिल यह बात सुनकर डर गया था, मगर इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। मैंने दीपिका से कहा, ठीक है, यह खुशखबरी मैं तुम्हें जल्द ही सुनाने वाला हूँ। और यह कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। ना रात को जब मैं सो रहा था तो और रात के बीच में जब अचानक मेरी नींद खुली तो टीना बेड पर नहीं थी। मैंने नज़र उठाकर टीना को घर में ढूंढा, मगर वह मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। फिर मैं छत पर गया तो वह छत पर बैठी हुई थी और उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। उसी टाइम मैंने टीना से बड़े प्यार से ही बात किया और पूछा, क्या हुआ टीना, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो, क्यों रो रही हो? मेरे पूछने पर उसने अपने आंसू साफ किया, मगर उसके होंठों पर मेरे लिए कोई शिकवा नहीं था। मैंने कहा, टीना, मैं बहुत बुरा हूँ ना, मुझे पता है, तुम मेरी वजह से ही रोती रहती हो। मैंने टीना को अपनी बातों में लेने की कोशिश की और मेरी इस मोहब्बत पर वह तड़प कर रह गई थी। मैंने और कहने लगी, तुम मुझे बुरी तो मैं हूँ, आपकी ज़िंदगी में आप आकर आपकी ज़िंदगी को नर्क बना दिया है। आप जैसे हैंडसम और स्मार्ट लड़कियों को मुझे जैसी बदसूरत पत्नी मिली है, मैं आपको डिज़र्व नहीं करती। आप कहाँ बुरे हो, बुरे तो मैं हूँ। उसकी बातें मुझ पर एहसास दिला रही थी कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ, मगर वह कहते हैं ना कि जिसकी सूरत काली होती है उसका दिल भी बहुत साफ़ होता है। टीना भी बहुत साफ दिल की लड़की थी। मैंने टीना के आंसू अपने हाथों से पोंछे और कहा, अब सब छोड़ो, यह बताओ तुम्हें क्या पसंद है? गर्मी बहुत हो रही थी, तुम कुछ पीना पसंद करोगी? टीना ने साफ इनकार कर दिया कि मुझे उसे कुछ नहीं पीना है। मैंने कहा, अरे क्यों नहीं पीना? जब मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगा तो तुम नहीं पियोगी क्या? तो वह मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। मैंने उससे कहा, चलो तो कल सुबह मैं तुम्हें अपने हाथ से ऑरेंज जूस बनाकर पिलाऊंगा। एक पल तो मेरा दिल तो चाहा कि समय यहीं ठहर जाए और सुबह मुझे इस मासूम लड़की की जान न लेनी पड़े, मगर फिर मेरी नज़रों के सामने दीपिका का चेहरा आ गया। मैं दीपिका के बिना नहीं जी रहा था और दीपिका को पाने के लिए मुझे एक कड़वा घूंट पीना था। कुछ देर हम दोनों छत पर इसी तरह बैठे हुए बातें कर रहे थे। उसके बाद मैंने टीना से कहा, चलो हम दोनों नीचे चलते हैं और हम सोने की कोशिश करते हैं, फिर सुबह हो जाएगी तो तुम्हें घर के काम भी करने होते हैं। इतना कहने के बाद, मेरा अच्छा बिहेव देखने के बाद टीना बहुत खुश हो गई थी। अगली सुबह मैंने टीना के उठने से पहले ही उसे लिए एक ऑरेंज जूस बना दिया था। जहर तो मैं उसमें पास अपने लिए ही लाया था, रख लिया था और ऑरेंज जूस के अंदर जहर मिला दिया। जैसे ही मैंने टीना को ऑरेंज जूस का गिलास देकर कमरे में गया तो मुझे टीना की मासूम शक्ल देखकर उस पर मुझे तरस आ रहा था। मैं पसीने में भीग चुका था, मेरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। मैं टीना को जगाया और उससे कहा, देखो, मैंने तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस बनाया है। वह भी अपने हाथ से आँख खोलते हुए। जब टीना ने मेरा इतना अच्छा बिहेव देखा तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। टीना के हाथ में मैं जब ऑरेंज जूस का गिलास दिया तो मेरे हाथ कँपकपा रहे थे। मैंने उस झूठी मोहब्बत जताई और कहा कि ये पी लो। उसने मेरे सामने ही जूस का गिलास पी लिया तो मुझे विश्वास हो गया कि इतना जहरीला जूस पीने के बाद यह मर जाएगी। तो मैं वहाँ से उठ गया और मेरा सामान पहले से ही पैक था। मैंने टीना को बाय बाय बोला और खुशी खुशी शहर की तरफ चला गया। उस दिन टीना मेरा इतना अच्छा बिहेव देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ना जाने कब से इस खुशी के लिए तरस रही होगी। मैं खुशी बहुत रिलैक्स था कि मेरी खुशियों के बीच जो सबसे बड़ा कांटा था अब वह निकल जाएगा, मगर ना जाने क्यों जैसे तैसे मैं शहर की तरफ बढ़ रहा था। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबराने लगा था। मैंने दीपिका को कॉल करके अपने आने के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि मैं उसको घर पहुंचकर सरप्राइज़ देना चाहता था। दरवाजे की बाहरी चाबी मेरे पास ही मौजूद थी, क्योंकि मैं दीपिका का और उसके दादा को अपने फ्लैट में ही रहने के लिए रख लिया था। मैंने अपने फ्लैट पर पहुंचकर जैसे ही चुपके से दरवाज़ा खोला तो मैं अंदर के अंदर चला गया, लेकिन यह तो
मुझे बड़ा अजीब-सा एहसास हुआ था। तभी मैं दीपिका को देखा, वह कमरे से निकलकर बाहर आ गई थी और ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक कलर की साड़ी उसके गोरे शरीर पर बहुत जच रही थी और दीपिका के हाथ में एक ट्रे था। वह मुझे देखकर मुझे कहने लगी, आज हमारी दोस्त का काँटा हट गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। खुशी का दिन है और इसी खुशी में मैं अपने हाथ से खीर बनाई हूँ। लेकिन मैं उसी खुशी को देखकर सच में पागल हो गया था। जब मैं उसे फ़ोन किया था, वह ऑरेंज जूस में ज़हर मिलाकर टीना को दे दिया था। तभी मैं यह तैयारियों में लग गई थी और खुशियाँ मना रही थी। उसने कहा, मेरी तरफ से तुम मुँह मीठा कर लो। मुझे खीर की प्याली देकर अजीब-सा महसूस हो रहा था, मगर दीपिका के बार-बार कहने पर मैं थोड़ी-सी खीर खा ली थी। वह मुस्कुराती हुई कमरे में चली गई। जब उसे काफ़ी देर हो गए मैं उस कमरे में बाहर आए तो उसने देखा कि एक कमरे से तरफ चला गया और मैंने दरवाजे के अंदर झाँक-झाँक कर देखा तो मेरी तरफ पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। कमरे के अंदर से किसी लड़के की बोलने की आवाज़ आ रही थी। दीपिका उस लड़के के पास बैठी हुई थी, बातें कर रही थी। विशाल, आप चिंता मत करो, मैं नागेंद्र का पक्का इंतज़ाम कर दी हूँ। खीर के प्याले में ज़हर मिलाकर उसको खिला दिया है और आज पुराना बदला भी ले लिया है। वह गुंडा क्या समझता है अपने आप को कि मुझ पर खबर नहीं होगी कि मेरा मुजरिम कौन है। मुझे किसी ने शादी की रात किडनैप किया था। वह मुजरिम नगेंद्र ही है, मेरा फ्रेंड जिन ने मुझे नागेंद्र के बारे में ही सारी सच्चाई बता दी थी कि मेरी शादी की रात उसने ही मुझे किडनैप करवाया था और उसने ही मेरी फ्रेंड से मेरा इन्फॉर्मेशन ली थी। वह तो भगवान की कृपा है जो विशाल आपने मेरा साथ दिया और मुझ पर विश्वास किया कि मैं सिर्फ आपसे ही प्यार करती हूँ और हमेशा ही करती रहूँगी। मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ यह सारी बातें सुन रहा था। यह सारी बातें सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मैं दबे पाँव वहाँ से निकल आया और वहाँ तभी अचानक मेरे घर से मेरे पिताजी का फ़ोन आया। मेरे पिताजी ने कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी की आखिरी सांसें चल रही हैं और वह तुमको बुला रही है। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मुझे अब अपनी पत्नी का गलती का एहसास हो गया था। जहाँ वह मुझे भी ज़हर दिया था, लेकिन मेरी हालत अभी उतनी ख़राब नहीं हुई थी। लेकिन अब मुझे अपनी हालत की इतनी परवाह नहीं थी। मैं जल्दी से जल्दी जैसे-तैसे गाँव पहुँच गया। जैसे ही घर गया तो मैंने देखा कि टीना के चेहरे पर मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरा शरीर काँप उठा था और फिर अचानक कि वह मुझे मेरे पैर पकड़कर कहने लगी, आप मुझे माफ़ कर दो। मैं घबरा गया और पूछा, क्या हुआ टीना? उसने रो-रो कर कहा, मुझे बताया कि मैं आपकी अलमारी की तलाशी ली थी। मुझे आपके गलत कामों के बारे में सारे सबूत मिल चुके थे। मैं उसकी वजह यह सुनकर हैरान रह गया था। मेरे हाथ-पैर काँपने लगे थे। ज़हर मुझ पर अपना काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन मैं फिर भी खड़ा हुआ था, उसकी बातें सुन रहा था। वह कह रही थी कि मैं सोच रही थी कि आपको पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूं या ना करूं। सच में डूबी हुई थी कि मैं आपको भगवान की क्या करके बचाना चाहती। इसलिए मैं आपको इस गलत काम में दलदल में निकालना चाहती हूँ और आपको इस दर्द से निकालने के लिए बस मेरे पास एक ही रास्ता था कि आपको पुलिस के हवाले कर दूँ। मैं आज ही आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस किसी भी टाइम यहाँ पर पहुँच सकती है और आपको अरेस्ट कर सकती है। टीना की कोई भी बात सुनकर मुझे बुरी नहीं लग रही थी। इतना कहने से ही टीना एकदम ज़मीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई थी। मैं फटी-फटी आँखों से उसे देखे जा रहा था। जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। टीना की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके लिए डॉक्टर के 24 घंटे खतरनाक बताए हुए मैं रो-रो कर भगवान के सामने टीना की ज़िंदगी की भीख माँग रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मैं भी बेहोश होकर गिर पड़ा था। जब मुझे होश आया तो मैं अपने डॉक्टर के पास वो खड़ा हुआ देखा तो और उससे पहले मैंने टीना के बारे में पूछा। उसके बाद टीना के बारे में जो भी डॉक्टर ने मुझे बताया था उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। डॉक्टर ने बताया कि आपकी पत्नी टीना इस दुनिया से जा चुकी है। मुझे अपने आप पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस हो रही थी। आखिरकार मैंने उस मासूम से उसकी ज़िंदगी छीन ली थी। बेचारी टीना इस दुनिया से जा चुकी थी, जिसे वह भी नहीं पता था कि उसकी मौत का ज़िम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति है। अस्पताल में पुलिस भी आ गई थी और पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया था।
मैं टीना की मौत पर बहुत ज़्यादा दुखी था और चुपचाप मैं पुलिस के हवाले हो गया था। मैंने अपने माता-पिता को भी अपने सारे कारनामे बता दिए थे और यह भी बता दिया था कि मैं अपनी पत्नी का मुजरिम मैं ही हूँ। अपनी पत्नी को ऑरेंज जूस में ज़हर मिलाकर मारा है। मेरे माता-पिता बहुत बुरी तरह से रो रहे थे। एक तो उनको उनकी बहुत उनके बहू मरने का गम था और दूसरी तरफ मैं उनको यह खबर सुनाने को मिली थी कि उनका बेटा एक इतना बड़ा अपराधी है, तो वह भी ज़्यादा दोनों टूट कर रो रहे थे। मैंने अपनी गलतियों की वजह से कई ज़िंदगियों को तबाह कर दिया था। आज मुझे अपनी गलती का बहुत एहसास हो रहा था और मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। मैंने पुलिस वालों से आखिरी बार कहा कि मुझे अपनी पत्नी को देखना है। जब मैं आखिरी बार अपनी पत्नी को देखा तो उसकी लाश के सामने रो रो कर माफ़ी मांगी ताकि टीना ना सही उसकी आत्मा को ही मुझे माफ़ कर दे। टीना के साथ बहुत ही गलत हुआ। उस बेचारी को कोई गलती नहीं थी, तब भी उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ था। मुझे 14 साल के बाद जेल के बाद रिहाई मिली थी और जब मैं अपने जुर्मों की सज़ा भुगत कर मैं वापस अपने घर आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि कहीं मेरे माता-पिता मुझे एक्सेप्ट करने से इनकार नहीं कर दें। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर पर पहुंचा तो यह देखकर हैरान रह गया कि मेरे घर में ताला लगा हुआ था। गांव के लोगों ने बताया कि तुम्हारे माता-पिता ने खुदकुशी कर ली थी और भी ज़्यादा बिखर गया था। मैं अपने माता-पिता की मौत का सदमा नहीं झेल पा रहा था। गांव वालों ने बताया कि तुम इतने अच्छे आदमी थे, तुम्हारे पिता तुम्हारी बहुत तारीफ़ किया करते थे, लेकिन तुमने अपनी पत्नी के साथ बहुत गलत किया। मुझे अपनी गलती कर रहा पर एहसान कर रहा था। आज मेरे सारे रिश्ते मुझे छोड़कर जा चुके थे और मैं अकेला रह गया था। मैंने गलत काम करने को छोड़ दिया था और अब मैं गांव में खेती-बाड़ी करना शुरू कर दिया था। भगवान ने मुझे मेरे किए की सज़ा भी दी थी। जैसे मैंने किया था वैसे ही आज मैं भुगत रहा हूँ। मैं टीना की अपनी ज़िंदगी से जान छुड़वाना चाहता था, लेकिन भगवान ने मेरे सारे रिश्ते मुझे दूर कर दिए थे क्योंकि मैं रिश्तों को समझ नहीं पाया था। इसलिए आज मेरे साथ कोई नहीं है। अब मैं गाँव में ही अकेला ही रहता हूँ और यह अकेले घर में मुझ पर काट खाने को दौड़ता है। जितनी चमक-दमक मुझे पसंद थी, आज मेरे हिस्से में सिर्फ़ अंधेरा ही आया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि काश मैं भी अपने माता-पिता और पत्नी के पास जल्द ही चला जाऊँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। धन्यवाद।